अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, जैसा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट था, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं जनरली। इसे हम शॉर्ट में सी एम ए या सी एम आई भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था लिगेंड, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ लिगेंड, कि हमारे पास किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने लिगेंड प्रेजेंट है, हम उसे बेसिकली एल एन से शो करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था काउंटर आयन, जिसे हमने एक्स से डिनोट किया था जनरली। सो ये हमारा था लास्ट क्लास तक का, कि हमने यहाँ तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक स्ट्रक्चर देख ली थी, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला है आयनाइजेशन स्फीयर। अब आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है? द पार्ट दैट कंटेन्स काउंटर आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर। ये होता क्या है? देखिए, ऐसा पार्ट जो काउंटर आयन कंटेन करता है। हमने ही देखा है कि एक्स हमारा यहाँ पर काउंटर आयन है। अब काउंटर आयन जिस पार्ट में प्रेजेंट है, उस पार्ट को, जिस पार्ट में हमारा काउंटर आयन प्रेजेंट है, हम उसे आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? द पार्ट दैट कंटेन्स सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। ऐसा पार्ट जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को कंटेन करता है, ऐसा पार्ट जहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बट यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमें याद रखनी है, वो है ऑलवेज रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। जब भी हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखना है, हम उसको हमें एक कोऑर्डिनेशन एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जैसा कि हमने यहाँ पर मेटल को और लिगेंड को एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड करके लिखा है। एज लाइक दैट, जब भी हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखना है, तो हमने उसके चारों तरफ एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी, द पार्ट विच कंटेन्स सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। ऐसा पार्ट जहाँ सेंट्रल मेटल एटम हमारा प्रेजेंट हो और हमारा लिगेंड प्रेजेंट हो, हम उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहेंगे। बट यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह होता क्या है। हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी ऐसा पार्ट है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, और हम कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी हमारा एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड प्रेजेंट है। सो इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, हम कैसे हमें मालूम चले कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा और कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सा होगा? तो अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, तो हमने ये एग्जांपल लिया है NiCO का होल 4, और हमने उसके चारों तरफ एक और स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है। अगर हमने ये कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिया है, इट मीन्स इट इज़ ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव कर देती हूँ, तो हम इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं कहेंगे। इस वक्त हम इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो ये डिफरेंस इन दोनों के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो हमारा बेसिक डिफरेंस है, वो यही है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑलवेज रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। हम जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखेंगे, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, देन हम कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ टर्म्स हमारी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इन तीनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं हमारे पास, जिनसे मिलकर हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अब आप बताइए, ऐसा क्या है हमारे पास जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, जिसके बिना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा बन ही नहीं सकता है? बताइए।
सो लेट्स सी। एक है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेंट्रल मेटल एटम। अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम नहीं होगा तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है हमारे पास, वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब ये होता क्या है, देखो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है ना, ये जो है लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। सेंट्रल मेटल एटम बेसिकली लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। कैसे होता है, देखो यहाँ लिगेंड से सेंट्रल मेटल एटम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये हमने बेसिकली देखा है, लास्ट क्लास में भी हमने ये देखा था और आज भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो लिगेंड से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है टू फॉर्म अ बॉन्ड। ऑल राइट, अब देखिए कि सेंट्रल मेटल एटम बेसिकली होंगे क्या। ये जनरली क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होंगे। अब आप कहेंगे कि मैम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो ये पीरियोडिक टेबल में हमारा एस ब्लॉक होता है, यहाँ हमारा डी ब्लॉक प्रेजेंट होता है और ये हमारा पी ब्लॉक होता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही दिखती है हमारी पीरियोडिक टेबल। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में ये जो हमारा डी ब्लॉक है, ये हमारा एस ब्लॉक है और ये हमारा पी ब्लॉक है। तो ये जो हमारा डी ब्लॉक है, इसमें जो एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जनरली, हम हमारे पास ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ही ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं, सो हमारा कॉपर हुआ, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन, निकल और प्लेटिनम। बेसिकली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन में इन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स को तो जनरली यूज़ करते हैं अक्सर। आपके पास अगर 5 एग्जांपल्स हैं ना, तो 4 या 3 तो आपके पास यही सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर आप यूज़ में लोगे, इन्हीं में से किसी ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स को। ठीक है, तो आपको ये मालूम चल गया यहाँ पर कि सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास क्या होगा। कॉपर हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्या होते हैं, लोन पे एक्सेप्टर होते हैं, तो हम इन्हें लुईस एसिड कहेंगे। लुईस एसिड इन्हें हम कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, इस वजह से हम इन्हें लुईस एसिड्स कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए इसके अलावा और क्या होगा इनके पास एक वैकेंट और पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। इनके पास वैकेंट मीन खाली, एम्प्टी, एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा। अब ऐसा क्यों हो कि अगर हमारे पास कोई सेंट्रल मेटल एटम है तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना ज़रूरी है, बट वाई इट इज़। देखिए होता ऐसा है कि जब मेटल को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, डोनेट करता है। क्योंकि अब सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेगा, अपने पास लेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कोई खाली स्पेस चाहिए होता है। और अगर हम किसी एटम के एलिमेंट की बात करते हैं तो वो खाली स्पेस हमारे पास ऑर्बिटल होता है। सो क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है तो इनके पास पार्शियली फिल्ड या वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। आई होप सेंट्रल मेटल एटम भी आपके अब क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होते हैं, या तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स ही होंगे और ये लुईस एसिड्स इनको हम कहते हैं, इनके पास वेकेंट या पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। या आप कह सकते हैं लास्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो हमारा
लिगेंड ही बचा है। अदरवाइज हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये सब पढ़ ही लिया है, हमने पढ़ा है। काउंटर आयन हमने पढ़ लिया है, आयनाइजेशन स्फीयर हमने पढ़ लिया। अब हमारा रह गया है लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं देखें, लिगेंड जो होते हैं ना, ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल्स और ऐसे आयन होते हैं जो कि डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। देखिए लिगेंड जनरली ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे आयन होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। किसे डोनेट करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को। जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये हमारा एक लिगेंड है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास प्रेजेंट है जिसको ये डोनेट कर रहा है। किसे डोनेट कर रहा है? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है। ऑल राइट, अब क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो हम इसे लुईस स्पेस भी कह सकते हैं। अब जो लिगेंड्स होते हैं ना, वो अराउंड सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर ये हमारे पास मेटल है, अगर ये हमारा मेटल है और अगर मैं लिगेंड में Ln में हम L4 लें, 4 लिगेंड अगर हम लें तो ये एग्जैक्ट सेंट्रल मेटल के अराउंड इस तरह से होगा और ये हमारा होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसमें ऐसे लिखेंगे। सो ये है हमारे लिगेंड। अब देखिए लिगेंड के अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, लिगेंड्स हमारे क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, क्या लिगेंड्स के टाइप्स हैं। सो आज की क्लास में तो हमने यही देखना है कि लिगेंड जनरली एग्जांपल देखने हमने लिगेंड के। देखो CO कार्बोनिल एक हमारा लिगेंड होता है, साइनाइड CN- एक लिगेंड है, एक्वा वाटर हमारा एक लिगेंड है, अमोनिया लिगेंड है। अगर मैं Cl- की बात करूं तो ये भी हमारा लिगेंड है। SO4 2 माइनस सल्फेटो हमारा लिगेंड है, कार्बोनेटो हमारा लिगेंड है। सो ये सब जो है ना, ये एग्जाम्पल है हमारे लिगेंड्स के, एग्जाम्पल्स है। ये हमारे पास लिगेंड्स हो सकते हैं। ये जनरली हम इन लिगेंड्स को यूज़ करते ही हैं। इसके अलावा DMG भी मोस्टली हम यूज़ में लेते हैं, EN हम मोस्टली यूज़ में लेते हैं एज ए लिगेंड। अब ये क्या होते हैं, इन्हें हम किस तरह पढ़ें, किस तरह हम इनको अरेंज करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये सब हम आगे की क्लास में सीखने वाले हैं। आई होप आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या हम सेंट्रल मेटल एटम ले सकते हैं, क्या हम लिगेंड्स उसमें ले सकते हैं और कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो देखो, सबसे पहला जो बेसिक एग्जाम्पल हम लेंगे ना, एक मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ, K4Fe का होल 6। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें प्रेजेंट है। अगर मैं K4 की बात करूँ तो ये हमारा है काउंटर आयन। ऑल राइट, ये हमारा काउंटर आयन है। और अगर हम Fe की बात करें तो Fe हमारे है सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। इसके अलावा अगर मैं Cn की बात करूँ, CN6, तो ये हमारे हैं लिगेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। आई होप एग्जाम्पल के बाद आपका और भी क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है। अगर मैं आपको और एग्जाम्पल दूं तो PT, ये भी हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके अलावा ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारा।
ये सब हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर हमने एक चीज़ और में मुझे आपको बतानी है। अगर मैं आप इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम बात करें तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो पोटेशियम होता है वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +1, ठीक है। तो अगर एक पोटेशियम अगर +1 दिखाता है तो अगर मैं 4 पोटेशियम की बात करूँ तो ये कितने हो जाएंगे, ये +4 हो जाएगा। तो अगर हम इस कंपाउंड को तोड़ना चाहें तो पोटेशियम जो है 4 पोटेशियम है तो ये +4 होकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, FeCN का होल 6, क्योंकि इस कंपाउंड में से +4 बाहर चला गया तो ये हो जाएगा -4। ऑलराइट, अब देखिए जब भी हम कोई कंपाउंड लिखते हैं तो उसका कैटायनिक पार्ट हम उसके स्टार्टिंग में लिखते हैं और एनायनिक पार्ट लास्ट में लिखते हैं। जैसे कि के पोटेशियम जो यहाँ हमारा कैटायनिक पार्ट है और हमने इसे कंपाउंड में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, और ये जो है कंपाउंड हमारा, ये हमारा एनायनिक पार्ट है, हमने इसे कंपाउंड के लास्ट में लिखा हुआ है। सो जनरली होता यही है कि जो कैटायनिक पार्ट होता है वो पहले आएगा कंपाउंड में। जब हमने इसका केमिकल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो कैटायनिक पार्ट को हम पहले लिखते हैं, एनायनिक पार्ट को हम उसके बाद लिखते हैं। अगर हमारा काउंटर आयन कैटायनिक है तो पहले काउंटर आयन आएगा, और अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम बाद में लिखेंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो कैटायनिक हो, प्लस में हो, और हमारा काउंटर आयन एनायनिक हो। उस वक्त हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को स्टार्टिंग में लिखेंगे और काउंटर आयन को बाद में लिखेंगे, क्योंकि जब भी हमने केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है किसी भी कंपाउंड का तो हम उसका कैटायनिक पार्ट स्टार्टिंग में लिखते हैं। देन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NaCl जो कि बेसिक है, जिसमें हम जानते हैं Na पॉजिटिव में होता है और Cl नेगेटिव में होता है। इसमें भी हम Na पहले लिखते हैं, कभी भी हम Cl Na नहीं लिख रहे होते हैं, क्योंकि जो कैटायनिक पार्ट होता है हमने उसे पहले लिखना होता है, देन हम एनायनिक पार्ट को लिखते हैं। होप सो कि यहाँ तक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लियर हो गया होगा। एंड अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लिगेंड्स के बारे में अच्छे से डीप डिस्कशन करने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।